नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे लवड़ की कि साहब लवड़ क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। कि लवड़ क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लवड़ को जो है आप कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आपको लैब में भेजा गया और लैब में आपसे ये कह दिया जाए कि चलिए सॉल्ट बना के दिखाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। सॉल्ट बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या रहता है, आपको मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको उदासीनीकरण क्रिया के बारे में बताया था, तो हम उसी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे और हम जो है लवड़ प्राप्त करेंगे। और लवड़ कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, जब भी लवड़ की बात की जाती है तो लवड़ को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि किसी भी अम्ल की क्रिया आप किसी भी क्षार से कराएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि लवड़ कैसे प्राप्त होता है, तो आप क्या कहेंगे कि अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, क्षार से। तो अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराएंगे तो आफ्टर द रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, आपको लवड़ प्राप्त होगा और साथ में आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो लवड़ जो आपको प्राप्त होगा वो कब मिलेगा, जब आप अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे। तो जब हम अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डी विलानोवा के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, और डी विलानोवा के अनुसार क्षार कौन से थे, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू अरीनियस जाते हैं, अकॉर्डिंग टू अरीनियस के तरीके से हम देखते हैं अम्ल और क्षार की डेफिनेशन क्या थी। तो हाँ, मैंने आपको बताया था अम्ल जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षार की हम बात कर रहे हैं कि लवण प्राप्त करना है कि अम्ल कौन सा होगा, क्षार कौन सा होगा। तो देखिएगा, कोई भी आप अम्ल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कराऊंगा तो हमको क्या मिलेगा। तो HCl की रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराऊंगा तो मुझे पता है कि HCl आपका हमेशा टूटेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और NaOH आपका टूटता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अपक्रियाओं को कैसे कराया जाता है। तो हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि पॉजिटिव वाला जो आयन होता है वो नेगेटिव आयन के साथ जाता है और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव आयन के साथ। यहाँ हम फॉर्मूला बनाने की आपको जो है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे Na जो है वो आपका पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो Na जो है वो Cl के साथ जाएगा और क्या फॉर्मूला बनेगा कि Na की वैलेंसी +1 होती है और Cl की वैलेंसी -1 होती है। तो आपका इस तरीके से क्या बनेगा, NaCl। तो एक तो आपका क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा, और साथ में आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप रिएक्शन को लिख लेते हैं तो रिएक्शन लिखने के बाद जो है आपको उसको ये चेक करना होता है क्या ये बैलेंस है। तो इधर देखिएगा, आपका हाइड्रोजन कितना है, एक और एक, दो हाइड्रोजन है। आफ्टर द रिएक्शन आपको जो उत्पाद मिला है उसमें आपकी हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस है। उसके बाद क्लोरीन देखते हैं, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1। इधर भी आपका क्लोरीन कितना है, 1। क्लोरीन भी बैलेंस है। सोडियम आपका 1 है, इधर भी सोडियम आपका 1 है। तो इस तरीके से NaCl जो है वो आपका क्या है, वो होता है आपका साधारण नमक। इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लवण, या इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अम्ल और क्षार की जब आपस में रिएक्शन कराई तो आफ्टर द रिएक्शन हमको क्या मिलता है, लवण मिलता है और जल मिलता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि लवण कैसे प्राप्त किए जाते हैं तो आप एक ही डेफिनेशन बताएंगे कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। अब बात आती है कि आपके लवण होते कितने प्रकार के हैं। अगर आपसे कल को एग्जाम में पूछ लिया जाए लवणों के प्रकार बताइए, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूं कि लवण जो होते हैं, तो लवणों के जो प्रकार रहेंगे, लवण के प्रकार, लवण के जो आपके टोटल टाइप रहते हैं वो रहते हैं आपके कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। लवण आपका जब भी मिलेगा तो वो 5 प्रकार का होगा। कब कैसे कौन सा लवण मिलता है तो ये भी जान लेंगे कि जब भी हम किसी भी क्षार की क्रिया HCl से कराएंगे, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हमको जो लवण प्राप्त होगा वो कौन सा लवण होगा, क्लोराइड नमक लवण होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे कोई पूछे कि क्लोराइड लवण कब प्राप्त होगा तो आप बोलेंगे कि जब भी किसी क्षार की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो आपको क्या मिलेगा, क्लोराइड अम्ल मिलेगा, या कोई भी क्लोरिक एसिड जो रहेगा उसके साथ जब क्षार की क्रिया कराएंगे तो आपको क्लोराइड सॉल्ट प्राप्त होगा या क्लोराइड लवण मिलेगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फेट लवण कब प्राप्त होगा तो आप कहेंगे कि सल्फोनिक अम्ल के साथ, सल्फोनिक अम्ल या क्या हो जाएगा, जैसे K2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, इनके साथ अगर आप क्रिया कराएंगे तो आपको जो लवण मिलेगा वो कौन सा लवण रहेगा, सल्फेट लवण आपको प्राप्त होगा। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि नाइट्रेट लवण आपको प्राप्त करना है तो आप किससे, HNO3
से आप उसकी रिएक्शन कराएंगे या KNO3 से उसकी रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर द रिएक्शन आपको कौन सा लवण प्राप्त होगा, नाइट्रेट लवण जो है वो प्राप्त होगा। उसके बाद बात आती है कि और कौन सा लवण हो गया आपका, और जब भी कभी आप जो है एस्टिक अम्ल से CH3COOH से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टिक अम्ल से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसीटेट लवण प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, एसीटेट लवण प्राप्त होगा। उसके बाद एक और होता है आपका, सॉरी 4 हो गए, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। एक और होता है आपका, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसका जिक्र हम नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। तो ये 4 आपके इस चैप्टर में सबसे मोर इम्पोर्टेंट जो है वो लवण है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए रिएक्शन के थ्रू जानते हैं कि जैसे मान लीजिएगा कल को मैं HCl की रिएक्शन, यही देख लीजिएगा HCl की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साधारण नमक। अब बात आती है नाम कैसे लिखते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना कि क्षार में देखेंगे, क्षार में Na जो है वो आपका यहाँ पे पहले आया है, तो आपको याद रखना है कि क्षार जो भी जिस भी टाइप का जो क्षार रहेगा उसका जो नाम रहेगा तो नाम का पहला पद हमेशा कहाँ से आएगा, लवण में नाम का पहला पद हमेशा क्षार से आता है और अंतिम पद हमेशा कहाँ से आता है, आपका अम्ल से आता है। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी लवण का नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, लवण का नाम, तो लवण के नाम में हमेशा पहला पद, 2 पद रहेंगे, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद हमेशा कहां से आएगा, पहला पद हमेशा आएगा क्षार से और दूसरा पद कहां से आएगा, आपका अम्ल से। तो इस तरीके से पहला पद क्षार से आया तो क्षार कौन सा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है सोडियम। और क्लोरिक एसिड है तो क्या आएगा, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगला देखते हैं कि मान लीजिए मैं H2SO4 की रिएक्शन NaOH से करा रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा, NaOH। आफ्टर द रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, देखिएगा कि H2SO4 जब भी टूटेगा तो वो किस में टूटता है, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में, और NaOH टूटेगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। Na किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ। हमें पता है Na, देखिएगा इधर Na की बैलेंसी +1 होती है और SO4 की बैलेंसी -2 होती है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, Na2SO4, क्या मिलेगा, Na2SO4। तो एक तो हमारा क्या बन गया, आपका लवण बन गया Na2SO4 और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये जो लवण मिला है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। मैंने आपको बताया कि हमेशा पहला नाम कहाँ से आता है, क्षार से। क्षार आपका कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया सोडियम। और अंतिम नाम या दूसरा नाम कहाँ से आता है, तो वो आता है अम्ल से। अम्ल में क्या है, आपका सल्फोनिक एसिड है तो क्या लग जाएगा, सल्फेट। उसके बाद जैसे मान लीजिएगा HNO3 से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, NaOH की, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि HNO3 में H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूटता है। NO3 की बैलेंसी -1 होती है, H की बैलेंसी +1, तो NO3 किसके साथ जाएगा, Na के साथ। तो इस तरीके से क्या बनेगा, आपका NaNO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। और इस NaNO3 का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से आप अगला वाला आप स्वयं करके देखेंगे और अगर आपको जो है चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको जो है उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चीजें बहुत आसानी से मैंने आपको बताई हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है इस चैप्टर का। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको अगले चैप्टर्स में जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको फिर भी वीडियो नहीं समझ में आता तो एक बार जो है इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप आगे इसी चैप्टर में चलेंगे तो आपको चीजें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। यहाँ इन चीजों को अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद है मेरी पूरी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से चीजों को आपको समझाया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।